हेलो गाइज, फाइनली स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीजन 6 रिलीज हो चुका है और उसके एपिसोड 1 को हम आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि हेवनली टेस्ट कंप्लीट करने के बाद डिवाइन वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पावर को और भी ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे ले जाना था और एक महान गॉड बनना था, जिसको यहाँ देखने के लिए उसके फैमिली मेंबर भी आए होते हैं। हम तीनों भाइयों को देखते हैं, जिसमें सेबल, दूसरा साओबाई जो कि मंकी किंग होता है, और हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर कियान यू होता है, जो कि डिवाइन वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी होते हैं। इसी के साथ वह उस टेलीपोर्ट एरे के अंदर एंटर कर जाते हैं और सभी लोग फ्लाई करने लगते हैं। फ्लाई करते करते सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोग वहां पे जाने के बाद काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाएंगे। पर तभी अचानक से उस टेलीपोर्ट एरे में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, जिसके कारण डिवाइन वर्ल्ड के रास्ते में काफी सारा लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगता है, जिसके कारण वह तीनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। तीनों काफी ज्यादा चिंता में होते हैं कि आखिरकार यह क्या हो रहा है, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। मगर तीनों एक एक करके डिवाइन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद हमें डिवाइन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे बादलों के बीच डिवाइन वर्ल्ड बसा हुआ था, जहाँ हमें एक नरेटिंग वॉइस द्वारा बताया जाता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ पे कई सारे पावरफुल फोर्सेस ने एक दूसरे की जगह पे कब्जा करने के लिए काफी महायुद्ध लड़ा था, जिसमें जीतने वाले सिर्फ 8 सेक्ट बच गए थे, जिन्होंने बाद में चल के यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। ये 8 सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह किसी के सामने झुकते नहीं। सभी सेक्ट में कुछ न कुछ बड़ी बात होती है, जिसके कारण वह एक दूसरे से अच्छे माने जाते हैं। कोई भी दूसरे वर्ल्ड का इंसान यहाँ पे आकर इन सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो यह सब एक साथ मिलकर उसका दिवाला निकाल देते हैं, और इस सेक्ट को जो भी हराने की कोशिश करेगा वह इसे मार देते हैं। इसी के साथ हमें डिवाइन रियलम के गेट का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी सुंदर लग रहा होता है, जिसके चारों तरफ कई सारे बादल होते हैं, जो जगह दिखने में तो एक हेवन की तरह लग रहा होता है। फिर हमें नजदीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि अभी तक कोई भी डिवाइन रियलम में एंटर नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे दिन हो गए। तभी डिवाइन रियलम के गेट पर बने हुए स्विमिंग पूल से कुछ सीट्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसमें मंकी किंग, साओबाई और सेबल होता है, और बाकी के 2 लोग, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। इसे देखने के बाद यहाँ के गार्ड्स लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे 4 ही इमॉर्टल्स आए हैं। फिर उसके बाद एक लड़का बताने लगता है कि यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 5 इमॉर्टल्स आए हैं। फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्यू आसमान से काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और वो भी आते हुए स्विमिंग पूल के बने हुए एक सीट पे खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूल के नीचे से काफी सारा गोल्डन ऑरा बाहर की तरफ अनलिश हो रहा था, जिसको ये लोग अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और यह एक ऐसा गोल्डन एनर्जी होता है जो कि आज तक इन्होंने कभी महसूस नहीं किया होता है, क्योंकि यह एक डिवाइन वर्ल्ड का गोल्डन ऑरा होता है। फिर उस सीट पे बैठे हुए 5 कल्टीवेटर सोचने लगते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस डिवाइन रियलम के इस पावरफुल गोल्डन ऑरा को एब्जॉर्ब करना होगा। फिर ये 5 इसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं, पर कुछ ही देर में कई सारे लड़के बाहर आ जाते हैं, यानी कि लगभग 4 लोग उसमें से बाहर आ चुके थे, वो भी आधे घंटे के अंदर में ही, क्योंकि इन सभी का लिमिट कंप्लीट हो चुका था। पर सभी लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि कोई है जो कि इस गोल्डन एनर्जी को अभी तक एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि किन्यू होता है। फिर उसके बाद लेडी गार्ड सेबल और साओबाई से पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों अपने कल्टीवेशन इमॉर्टल वर्ल्ड में से कंप्लीट करके आए हो, जिस पर वे दोनों हाँ में जवाब देते हैं। फिर वह लड़की बताने लगती है कि जिस भी बंदे का बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वह इस डिवाइन वर्ल्ड में आकर इस गोल्डन ऑरा को उतना ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे वह काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। यह मौका उस बंदे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इधर हम किन्यू को देखते हैं, जो कि लगातार 3-4 घंटे तक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पर अभी भी उसका लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ होता है, और वहां से वो हटने का नाम नहीं ले रहा होता है। बाहर खड़े हुए गार्ड सोचने लगते हैं क्या यह लड़का सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने लिमिट को भी पुश करने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक इसको एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ज्यादा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, जिसके कारण इसका बॉडी ही ब्लास्ट हो जाए। यह सब बात सुनने के बाद सेबल और साओबाई हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह गार्ड से पूछने लगता है कि बताइए आप सच बोल रहे हैं, जिस पर वह लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसका सेफ्टी की गारंटी लेते हैं, जब तक हम यहाँ पे हैं उसे कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मंकी किंग साओबाई अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह लेडी गार्ड उसे रास्ते में ही रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे तुम्हारे सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं। साओबाई तो इस लड़की के पावर को देखकर हैरान होता है। वह सोचने लगता है कि यह लड़की तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह पावरफुल लग रही है। तभी हमें दूसरी तरफ किन्यू को दिखाया जाता है, जिसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। वह बाहर निकलते हुए अपने भाइयों को आवाज लगाने लगता है, जिसका आवाज सुनने के बाद सेबल और मंकी किंग साओबाई दोनों उसके पास चले
चले जाते हैं, वो भी टेलीपोर्ट होकर। इसे टेलीपोर्ट पावर यूज करता देखकर यह लेडी गार्ड भी हैरान होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट टेक्निक यूज करना काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस होता है। इसके बाद सेबल और साओबाई दोनों उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछते हुए बोलते हैं, क्या आपने उतना ज्यादा पावर एब्जॉर्ब किया जिसके कारण आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो किन्यू बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी उनके साथ आई हुई एक इमोर्टल गॉडेस पूछने लगती है कि क्या तुम सब आपस में भाई हो? तो वह सब भी हाँ में जवाब देते हैं। फिर वह बोलने लगते हैं कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि 3 भाई जो कि डिवाइन रियलम में एंटर हुए हैं वो भी एक साथ। इधर लेडी कैप्टन काफी ज्यादा इंप्रेस होती है किन्यू से, क्योंकि वह 3-4 घंटे तक लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, जो कि काफी मुश्किल होता है यहाँ के नॉर्मल गॉडेस के लिए। फिर हमें बाकी 2 इमोर्टल्स को दिखाया जाता है जो कि इनके साथ डिवाइन वर्ल्ड में आए होते हैं, जिनमें से एक लड़का अपने परिचय देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है साउतियान और मेरी पत्नी है सोंगतियान। तो किन्यू भी अपना परिचय देते हुए बोलता है कि मुझे आप सबसे मिलकर काफी खुशी हुई। यह सब सुनने के बाद वह कैप्टन लेडी बोलने लगती है कि तुम सब इस तरह अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करो, चलो यहाँ से मेरे साथ। पर मैं तुम्हें वहाँ से ले जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ डिवाइन वर्ल्ड के रूल के बारे में। कोई भी नया इमोर्टल गॉड यहाँ पे आते हैं तो उन्हें डिवाइन रूल के बारे में पता होना चाहिए। डिवाइन रूल के अंदर में ये है कि तुम्हें 1000 साल तक स्पिरिट एम्बरर के माइन में काम करना होगा, वो भी बिना तनख्वाह के। अगर तुमने वहाँ से किसी कारण भागने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ के सभी सेक्ट अपना दुश्मन बना लेंगे और तुम्हें मारने के लिए खोजेंगे, और जहाँ तुम मिल जाओगे वहाँ ही तुम्हें वो गाड़ देंगे। फिर वह कैप्टन लेडी इन सभी को ले जाने के लिए रेडी होती है और बोलती है कि रास्ते में चलते चलते मैं तुम्हें डिवाइन रियलम की कुछ मजेदार बातें भी बताऊंगी। इसके बाद हमें डिवाइन रियलम के स्पिरिट स्टोन के माइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सारे लोग पहुंच गए होते हैं। कैप्टन लेडी सभी को बता रही होती है कि यह दुनिया इमोर्टल वर्ल्ड की तरह नहीं है, यह उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर खुद के बॉडी से आत्मा को बाहर निकालना और टेलीपोर्ट होना, कोई भी कमजोर गॉडेस यह टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर इतना पावर नहीं होता है। जो हाई लेवल के गॉड्स होते हैं वही इस पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं, मगर तुम सब तो यह खूबी पहले से ही जानते हो। और मैं तुम्हारे जानकारी के लिए यह बता दूं कि यहाँ पे 3 प्रकार के गॉडेस होते हैं। फर्स्ट गॉडेस जो कि लो लेवल पर होते हैं, सेकेंड गॉडेस जो कि मीडियम लेवल पे होते हैं, और थर्ड लेवल जिसमें हायर लेवल के गॉडेस आते हैं। यह तीनों डिवाइन बीइंग कहलाते हैं। पर इसके बाद जो इससे ज्यादा पावरफुल होते हैं उन्हें सेलेस्टियल गॉड्स कहते हैं। यह काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि नॉर्मल गॉडेस को आसानी से मार सकते हैं, और हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वह हमारे पहुंच से भी परे हैं, क्योंकि सेलेस्टियल गॉडेस इस दुनिया में काफी कम पाए जाते हैं और उस लेवल तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यह सब सुनने के बाद साउथियन बोलने लगता है कि यानी कि हम यहाँ पे सबसे लोअर लेवल के गॉडेस हैं, पर हमें दोबारा से अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। में क्या हमें काफी सारा समय लगेगा? यह बात सुनने के बाद मंकी किंग साओबाई बोलने लगता है कि क्या हमें अगला लेवल बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? इसके बाद कैप्टन लेडी बताने लगती है कि हाँ, तुम सभी को अगला लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी समय लगने वाला है। तुम सभी में से जो सबसे पावरफुल है वह है किन्यू, जिसे अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम लाखों साल लग सकते हैं। यह जानकारी सुनने के बाद इन सब के तो चेहरे लटक गए होते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप सबको लग रहा है कि यह अपना कल्टीवेशन पूरा करने से पहले ही मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यह सब एक इमोर्टल गॉडेस बन चुके हैं, इसीलिए यह कभी मर नहीं सकते हैं जब तक इनको कोई भी मारने की कोशिश ना करे, जिनके कारण यह हमेशा जिंदा रहेंगे। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ 3 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट स्टोन माइन के इंचार्ज होते हैं, जिनके बारे में लेडी कैप्टन बताते हुए कहती है कि यह काफी पावरफुल है। इसमें से अगला वाला जिसका नाम है लॉर्ड चैन, वह एक सेलेस्टियल बीइंग है जो कि 10,000 में से एक बनता है। अगर तुम सब चाहते हो कि तुम भी एक सेलेस्टियल बीइंग बनना चाहोगे तो यह बनने का सफर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एक सेलेस्टियल बीइंग 10,000 में से सिर्फ एक ही बन पाता है। और उसे बताने लगती है कि डिवाइन रियलम का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा ही खतरनाक है, जो कि कल्टीवेटर को काफी खतरा में डाल सकता है। इसीलिए लोग स्पिरिचुअल स्टोन की माइनिंग करते हैं और उसका सहारा लेकर अपने लेवल को बढ़ाने में स्पिरिचुअल स्टोन को अपना सहारा मानते हैं। अगर वे सब ऐसा नहीं करते तो यहाँ का स्पिरिचुअल पावर उन्हें काफी ज्यादा हार्म कर सकता है। मगर एक बात तुम सब और ध्यान से सुन लो, अगर तुम यहाँ माइनिंग करके काफी सारा स्पिरिचुअल स्टोन जमा कर लेते हो तो तुम किसी सिटी में जाकर अपना घर खरीद सकते हो और वहाँ के प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक अच्छा कल्टीवेटर भी बन सकते हो, क्योंकि एक अच्छे सिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है और वह एक अच्छा सोर्स होता है पावर बढ़ाने का। फिर हमें कई सारे कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि मजदूरी कर रहे होते हैं स्पिरिट स्टोन को जमा करते हुए, जिनको देखने के बाद यह सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या यह काम मेहनत और मजदूरी जैसा नहीं लग रहा? यह सब इतने पावरफुल गॉड्स होकर भी एक मेहनत और मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। तो कैप्टन लेडी उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पे तुम्हें भी यही काम करना है, लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना
देखना, तुम किसी भी यहाँ के हाई लेवल के गॉड्स को नाराज मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो वह तुम्हें मार देगा। फिर उसके बाद मुझे मत कहने आना कि उसने मुझे बताया नहीं था, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देना चाहती हूँ। फिर हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने एक लड़का रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं इस बार काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं जमा कर सका, क्योंकि मुझे अपने पावर को बढ़ाने में इसकी जरूरत थी, इसके लिए मुझे इस बार क्षमा कर दे। पर यह लड़की काफी गुस्से में होती है और उस पर तरस नहीं खाती। फिर हमें दूसरी तरफ कियान यू को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे आ चुका था, जिसको यहाँ पे देखने के बाद वह लड़की बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे नए आए हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो और अपने काम पे लग जाओ। फिर वह लड़की सभी को पोटली भर के स्पिरिट स्टोन और फिर एक वेपन देती है जो कि इन्हें माइनिंग करने में मदद करेगा। फिर वह मिस बोलने लगती है कि तुम सभी को यहाँ पे हजारों वर्षों तक काम करना है, वो भी बिना सैलरी के, और तुम्हें हर साल 3600 स्पिरिचुअल स्टोन हमें जमा करना होगा। फिर सभी अपने काम पे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि साव भाई बोल रहा होता है कि हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे आके ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो हमारा मॉर्टल वर्ल्ड था और हम यहाँ पे आए हैं क्या मजदूरी करने। जिनके बात का जवाब देते हुए कियान यू बोलने लगता है कि हम लोग यहाँ बेशक मजदूरी करने आए हैं, मगर मेहनत करना हमारे खून में है और कोई भी ऐसे ही महान कल्टिवेटर नहीं बनता, इसके लिए हमें मजदूरी और मेहनत भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। कई सारे गॉडेस यहाँ पे आके भाग चुके हैं पर हम भगौड़े नहीं है और हम यहाँ पे आकर काफी मेहनत करेंगे और एक सेलेस्टियल गॉड बनकर ही यहाँ से निकलेंगे और हमें इस डिवाइन वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना होगा। यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए यह अपनी जियान लैंड आर्टिफैक्ट के दूसरे फ्लोर पे आ चुके थे, जहाँ हम एक सोल पपेट को देखते हैं जो कि इन सभी को टी सर्व कर रहा होता है और इस पपेट को इस डिवाइन रियलम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी होता है, जो कि बताते हुए कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे आकर काफी सही किया, तुम लोग किसी भी बड़े सिटी में जाकर आसानी से वहाँ डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन बड़ी सिटी में रहने के लिए तुम्हें कई सारे स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी और अगर तुम सब काफी सारे स्पिरिट स्टोन जमा कर भी लेते हो मगर तुम्हें पावरफुल कल्टीवेटर बनना होगा, क्योंकि अगर तुम पावरफुल नहीं बने तो तुमसे वह सारे स्पिरिट स्टोन छीन लेंगे और तुम्हें मार भी सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जिंदा रहना काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग राज करते हैं और कमजोर मारे जाते हैं और मेरे पुराने मास्टर जिम्मी यह सारी बातें जानते थे। वह भी यहाँ पे तुम्हारी तरह ही आए थे मगर उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके कई सारे आर्टिफैक्ट को जमा किया, जिनमें से मैं भी हूँ। उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत कर एक पावरफुल गॉड बने जिनको टक्कर देना काफी सारे सेलेस्टियल गॉड की भी बात नहीं है। कोई भी उनसे पंगा लेने के बारे में सोचता ही नहीं क्योंकि वह थे ही एक फॉर्मेशन मास्टर। कियान यू बोलने लगता है कि मुझे भी मास्टर जिम्मी की तरह काफी ज्यादा मेहनत करके एक पावरफुल गॉड बनना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कभी शादी भी नहीं कर पाऊंगा। कियान यू फैसला कर लेता है कि वह इस आर्टिफैक्ट के अंदर रहकर ही अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करेगा और एक पावरफुल गॉड्स बनेगा और मास्टर जिम्मी द्वारा बताए गए सभी टेक्निक को फॉलो करेगा। फिर तीनों भाई सोच लेते हैं कि हम तीनों को यहीं पे रह के कल्टीवेशन को कंप्लीट करना होगा, पर इन सभी को एक प्रॉब्लम थी मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्पिरिट स्टोन है। क्योंकि इन सभी के मास्टर जिम्मी जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके काफी सारे स्पिरिट स्टोन को जमा कर लिया था, जो सारा स्टोन इस बुढ़े के पास है, जिसके कारण इन सभी को उस खदान में काम करने की कोई जरूरत नहीं है और हर साल उस डिवाइन एम्परर को 3600 स्पिरिट स्टोन दे सकते हैं ताकि आगे चल के हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद कियान यू बोलने लगता है कि मेरे भाइयों सुनो, तुम्हारे लिए काफी पावरफुल ट्रेजर रखा हूँ मैं, जो कि तुम्हें चाहिए या नहीं। और वह तीनों ट्रेजर को निकालते हुए बोलता है कि ये देखो और बताता है कि यह ट्रेजर मुझे मास्टर जिम्मी ने दिया है और वह तीनों ट्रेजर निकालते हुए एक साथ उसे दिखाता है, जिसमें एक फ्लाइंग शिप होता है और दूसरा सील ग्लव होता है और आखिरी एक गॉड लॉगिंग टावर होता है। यह तीनों ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। इधर ये बुढ़ा बोले जा रहा होता है कि मास्टर जिम्मी ने यह सभी ट्रेजर आपके लिए छोड़ा था, यह काफी ज्यादा ही कीमती है। कियान यू बोलने लगता है कि मेरे भाइयों से ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है, पर मैं अपने भाइयों की सेफ्टी के लिए ऐसे कई सारे ट्रेजर को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। किन्यू ने पहला ट्रेजर फ्लाइंग शिप मंकी किंग को दे दिया होता है ताकि वह फ्लाई कर सके और दूसरा ट्रेजर सील ग्लव जो कि सेबल को दे दिया होता है, जिसकी मदद से वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर पाएगा और डिफेंस भी, क्योंकि वह पहले से ही फ्लाई कर सकता था क्योंकि वह एक बर्ड जो होता है। और लास्ट गॉड लॉकिंग टावर जो कि वह अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद किन्यू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ टेम्पल में मास्टर जिम्मी द्वारा बताए गए फॉर्मेशन को सीखने के लिए, तुम सब अपना ध्यान रखना। इधर ये दोनों भी फैसला कर लेते हैं कि वह भी काफी मेहनत करेंगे। फिर हमें दूसरी तरफ मास्टर जिम्मी के टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन्यू आ चुका था। मास्टर जिम्मी ने यहाँ पे 900 स्क्रॉल ऑफ फॉर्मेशन को छोड़कर रखा है
है जो कि किन्यू के लिए होता है। किन्यू बताने लगता है कि यहाँ पे टोटल 3 प्रकार के फॉर्मेशन है, जिसमें पहला हीलिंग, दूसरा डिफेंस और तीसरा अटैक है। इन तीनों के अलावा भी कई सारे फॉर्मेशन के प्रकार हैं जो कि कंबाइन होकर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बनाया जा सकता है, जो कि किसी भी सेलेस्टियल गॉड को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा आसान होता है और उनका इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। और कहा जाता है कि मास्टर जिमी एक फॉर्मेशन मास्टर होते हैं जो कि काफी पावरफुल है, जिसके कारण कोई भी गॉड्स उनसे पंगा लेने की गलती नहीं करता है। इसीलिए तो किन्यू भी इस फॉर्मेशन को सीखना चाहता था। इसके बाद टेम्पल में मास्टर जिम्मी का सोल आते हुए उसे बताने लगता है कि नॉर्मल फॉर्मेशन को तोड़ना काफी ज्यादा आसान माना जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें कई सारे फॉर्मेशन का कॉम्बाइन, अटैक और लेयर्स का कैसे इस्तेमाल करना है यह तुम्हें मैं बताऊंगा। क्योंकि जब तुम किसी भी फॉर्मेशन में लेयर्स का इस्तेमाल करोगे उसे कंबाइन करके, तो वह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे बाहर निकलना गॉड के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसका एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने किन्यू को एक फॉर्मेशन में डाल दिया होता है जो कि लेयर्स वाला फॉर्मेशन होता है, जो कि कई सारे लेयर्स को कंबाइन करके एक पावरफुल फॉर्मेशन बना होता है, जिसके अंदर कई सारे बड़े बड़े स्टोन किन्यू के ऊपर गिरने लगता है, जिससे कि किन्यू उससे बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। उससे वह बचने की कोशिश करने लगता है, पर वह काफी मेहनत कर इस फॉर्मेशन के फर्स्ट लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह जैसे ही इसके फर्स्ट लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, वह इसके सेकेंड लेयर में यानी कि किलिंग फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके अंदर कई सारे ट्रैप्स फॉर्मेशन होते हैं, जहां वह काफी मेहनत कर कई सारे लेयर्स को खत्म किए जा रहा होता है। मगर यह फॉर्मेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर मल्टीपल लेयर्स की भरमार होती है। इतने देर में इतने सारे लेयर्स को खत्म करने के बाद भी किन्यू समझ चुका था कि मुझे इस फॉर्मेशन को खत्म नहीं करना है, बल्कि इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का मुझे रास्ता खोजना है, नहीं तो मैं यहाँ पे हमेशा के लिए फंस सकता हूँ। यह समझने के बाद किन्यू आसपास के सभी लेयर्स को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद उसे एक काफी मिस्टीरियस ग्रीन स्टोन दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जैसे ही वह उसके तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ पे इल्यूजन लेयर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसकी लवर उसके सामने अपीयर हो जाती है और वह उसी के तरफ बढ़ने लगता है, पर वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। फिर इसी के साथ दूसरा लेयर्स भी एक्टिवेट हो चुका था, जिसमें कई सारे थंडर उसके ऊपर गिरने लगते हैं, मगर किन्यू कई सारे थंडर को अपने स्वॉर्ड में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। किन्यू सोचने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस और काफी सारे लेयर से बना है, मगर वह हार नहीं मान सकता था। वह अपनी लवर पे अटैक कर देता है, मगर उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके साइड में, जिसके कारण वह अटैक सीधे उस क्रिस्टल के ऊपर लगता है और वह क्रिस्टल खत्म हो चुका था। जिसके बाद यह डेडली फॉर्मेशन भी खत्म हो चुका था और वह उससे बाहर निकल चुका था। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद वह यह तो समझ चुका था कि कई सारे फॉर्मेशन को मिलाकर एक कंबाइन फॉर्मेशन बनाकर उसमें लेयर्स डालने के बाद यह काफी ज्यादा ही पावरफुल हो सकता है। मगर सभी फॉर्मेशन में एक कमी होती है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेशन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मगर उसमें एक एग्जिट डोर जरूर होता है वहां से बाहर निकलने के लिए, जो कि किसी को पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद वह फर्स्ट रियलम का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका था। इस फॉर्मेशन को सीखने में उसे 6 दिन नहीं बल्कि 6 साल लग चुके थे, जो कि इस वर्ल्ड में 6 दिन के बराबर होते हैं, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता है। उसे बस यह लग रहा होता है कि यह दिन ऐसे कैसे गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसी के साथ यह भी एपिसोड एंड होता है। सो गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस मजेदार सीरीज का एपिसोड इस चैनल पे आता ही रहेगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।